Okay, friends, once again, welcome back and very good morning to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing laws of motion. So far, we had discussed the Newton's first, second, and third law, and we also had learned the concept of the equilibrium. फ्रेंड्स दो ही चीज हो सकती है, या तो कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा या फिर नहीं होगा। चलो कोई मुझे बताएगा कि हम कौन कौन से स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोल सकते हैं? आप में से कोई बता पाएगा? At rest and constant velocity. When the वेरी body गुड, is at rest and constant. वेरी वेरी गुड। तो कोई भी बॉडी अगर एट द रेस्ट है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, ये दोनों स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। और इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स को क्या करना होता है? जीरो मतलब समेशन जीरो। जीरो करना होता है। और इसमें हमने ऐसा भी देखा था कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब वो एक्स डायरेक्शन में भी जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स वाई डायरेक्शन में भी जीरो होना चाहिए, एंड रिजल्टेंट फोर्स जेड डायरेक्शन में भी जीरो होना चाहिए। तो वो चीज हमने डिस्कस किया था। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इन द इक्विलिब्रियम। तो वहां पे आपको क्या करना है? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करके क्या करना है आपको? इज इक्वल्स टू क्या करना है? MA. वेरी गुड, MAX। एम ए करना है। तो वेरी सिंपल, अगर इक्विलिब्रियम है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो करो, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो और उसको एम ए के साथ कंपेयर करो, दैट्स इट। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। तो उसके बेस पे मैंने एक आध न्यूमेरिकल आपको कराया होगा, लास्ट में मैंने एक आध न्यूमेरिकल आपको इसके बेस पे कराया था। तो आज कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, देन देखेंगे कि वहां पे क्या है, कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। तो ऐसे कुछ और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। आप ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने। ओके फ्रेंड्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आ जाओ फ्रेंड्स। ये चैप्टर क्या है कि आपको थोड़ा सोचना होता है यहाँ पे, और थोड़ा समझना होता है। अगर आप थोड़ा सोचोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें जो ये इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करने का खरे मतलब ये एक अलग ही उसका अलग ही लेवल का यहाँ पे आपको एक्साइटमेंट रहेगा, मजा आएगा। ओके, कैन यू सी द क्वेश्चन इन योर स्क्रीन फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वेश्चन ऐसा अच्छा, इसमें फ्रिक्शन का कंसेप्ट है। तो ओके, सो वी कैनॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज फ्रिक्शनल का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो जस्ट अवॉइडिंग दिस क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन द एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन तक कराया था, एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. 4 के अलावा 8 Yes, sir. हाँ, 4th को स्किप करके 8th तक कराया था। ओके फाइन। ओके ओके, चलो 15th क्वेश्चन हम कर सकते हैं, 15th क्वेश्चन कर सकते हैं, 16th क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, एंड 17th 18th 19th ये सारे हो जाएंगे, 20 हो जाएगा, 15 से लेके 20 तक हो जाएगा। ओके चलो लेट्स स्टार्ट।
अच्छा, क्या आपके मोबाइल में एक क्वेश्चन नंबर 15 का कोई है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, टू sir. बॉडीज, देखो थोड़ा ध्यान से आराम से समझने की ट्राई करते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively kept on the smooth horizontal surface। स्मूथ सरफेस है मतलब क्या हुआ कि वहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। नहीं है। नहीं है। सो अज्यूम कर लो कि ये, अज्यूम करते हैं कि ये सरफेस है और उसके ऊपर दो ब्लॉक वहां पे पड़े हुए हैं। सो अज्यूम करते हैं कि ये जो है वो छोटा वाला 10 kg का है और एक बड़ा जो है वो 20 kg का है। चलो, ये दो ब्लॉक यहाँ पे पड़े हुए हैं एंड दे आर टाइड विद द स्ट्रिंग, दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग है। और क्या किया है कि दे आर टाइड विद द एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स is firstly applied to a and second B along the direction of a string. What is the tension in the string in the each of the cases? तो अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रेंड्स ये है ना, जो ए जो है वो ए है और ये बी है। तो केस वन में हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया भैया? ए के ऊपर अप्लाई किया, मतलब इस डायरेक्शन में अप्लाई किया। कितने न्यूटन का अप्लाई किया फ्रेंड्स? 600. 600. So right now we are solving this question with respect to case 1। तो केस 1 में मुझे स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड करना है। चलो, ये फ्रिक्शनल लेस सरफेस है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये आराम से दोनों ब्लॉक, अगर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं। तो फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा कि दोनों ब्लॉक मोशन में आएगा, दोनों ब्लॉक मोशन में आएगा और दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है उसका एक्सेलरेशन ए है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, ऐसा अज्यूम कर लो। चलो, अब मुझे सोच के समझ के बताओ कि जो ब्लॉक ए उसके ऊपर कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं व्हेन यू आर। 2 फोर्स। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप कोई एक ब्लॉक के ऊपर का फोर्स फाइंड करना चाहते हो तो आपको उसी को देखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। मतलब अगर आप ब्लॉक ए को राइट नाउ इफ यू थिंकिंग अबाउट द ब्लॉक ए देन फॉरगेट अबाउट द ब्लॉक बी, ओनली जस्ट कंसीडर द ब्लॉक ए। ब्लॉक ए को कंसीडर करो। तो मुझे सोच के बताओ कि कितने फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं? 3 फोर्स। अच्छा, 3 कौन कौन से बताओ मुझे? ग्रेविटेशनल है, नॉर्मल भी है और टेंशनल भी है। ये 600 न्यूटन की है वो वाला। तो कितना फोर्स टोटल कितना हुआ? तो फिर 4 हुआ। हाँ, 4 हो। अगर ब्लॉक ए के बारे में सोचते हो तो उसके ऊपर 4 फोर्स अप्लाई होगा। एक ये 600 न्यूटन वाला राइट साइड के डायरेक्शन में, और ये जो स्ट्रिंग है उसको पकड़ के रखने का ट्राई करेगा। स्ट्रिंग जो है वो ट्राई करेगा तो स्ट्रिंग का टेंशनल फोर्स प्रोड्यूस होगा, स्ट्रिंग का टेंशनल फोर्स प्रोड्यूस होगा। और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा आएगा? उसका माजी मतलब वेट मतलब माजी। और अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा, दैट विल बी अ नॉर्मल फोर्स। क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड? सर वो रिएक्शन फोर्स कौन सा होता है सर? कौन सा रिएक्शन? ये नॉर्मल रिएक्शन वही हुआ। ये नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके सर। देखो, रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या पता है आपको? जो अर्थ के सरफेस के द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और उसके दो एक्चुअली कंपोनेंट है, एक नॉर्मल है एक फ्रिक्शन है। एक नॉर्मल एक फ्रिक्शन दोनों मिला के रिएक्शन होता है। बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है। तो सरफेस स्मूथ है इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो इसका मतलब कि अब सरफेस के द्वारा एक ही फोर्स प्रोड्यूस होगा बॉडी के ऊपर, और वो कौन सा होगा? नॉर्मल नहीं, नॉर्मल। वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बॉडी का खुद का होता है, बट सरफेस के द्वारा बॉडी के ऊपर जो प्रोड्यूस होता है वो नॉर्मल एक ही फोर्स होगा। आई रिपीट, आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि रिएक्शन फोर्स क्या होता है, तो मैंने ऐसा बताया कि जो बॉडी के ऊपर सरफेस के द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होता है, बॉडी के ऊपर सरफेस के द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसको रिएक्शन बोलते हैं।
अब वो रिजल्टेंट फोर्स में कौन कौन आते हैं? तो उसमें दो चीज आती है, एक नॉर्मल फोर्स आ जाता है और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है। तो आई कैन से द रिएक्शन फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ द नॉर्मल प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, तो ये रिएक्शन फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू द नॉर्मल फोर्स। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। चलो यहाँ पे y डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में ही है। देखो y डायरेक्शन में तो वो मोशन में नहीं आ रहा है, वो x डायरेक्शन में मोशन में है। y डायरेक्शन में तो वो इक्विलिब्रियम में ही है, तो y डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम में है, तो मैं क्या लिखना चाहिए मुझे? Summation of Fy is equal to y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। क्या लिखना चाहिए मुझे? क्या लिखना चाहिए? n is equals to w In equilibrium in a vertical direction। चलो वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो इक्विलिब्रियम में है ही, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? बोलो, कोई बताएगा मुझे? n is equal to w। परफेक्ट। वैसे n प्लस माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, और यू कैन डायरेक्टली राइट n इज इक्वल्स टू w। इसकी वैसे जरूरत नहीं है, इसकी वैसे जरूरत है ही नहीं। अगर जरूरत होती तो हम थोड़ा सोचते, वैसे इसका जरूरत नहीं है। अब और देखो, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट नंबर 1 के लिए बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ए का बात चल रहा है, तो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रिप है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे, तो भी मैंने लिख दिया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जा रहा है, राइट साइड उसका एक्सेलरेशन ए है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका राइट साइड का एक्सेलरेशन ए है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? T equals to A। देखो, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। वो इक्विलिब्रियम नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है, तो आपको करना क्या है? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम ए करना है। तो मुझे ये 600 into रिजल्टेंट 600 and plus minus t is equals to m। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि 600 माइनस टेंशनल फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। चलो ये चीज आपको पता चला आपको? सर रिजल्ट क्लास नहीं करने का सर ठीक। अरे यार, बाद में होगा तो वही ना। हाँ वही होगा ना यार, क्या कर रहे हो? देखो ये 600 प्लस माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, चलेगा अभी? यस सर। इज इट ओके? यस सर। तो राइट साइड जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है ना, वो डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा होता है। तो मैंने t माइनस 600 नहीं किया, 600 माइनस टी किया। क्यों? बिकॉज वो राइट साइड जा रहा है, ऑब्जेक्ट है ना, वो पूरा राइट साइड जाएगा। तो आई नीड टू राइट अ 600 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। चलो क्या ये पता चला आपको? यस सर। हाँ, ये तो जो मैंने बात किया वो किसके लिए किया? मैंने ऑब्जेक्ट ए के लिए बात किया। अब हम ऑब्जेक्ट ए का जो मास है ना उसको m1 बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट ए का जो मास है उसको m1 बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा 600 माइनस टेंशनल फोर्स इक्वल्स टू m1 जो है ना वो 10 है, तो 10 इंटू ए, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन ए। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। चलो अब है ना, मैं करूँगा ऑब्जेक्ट 2 के लिए। चलो अब ऑब्जेक्ट 2 के लिए सोचो, तो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? 3। वेरी गुड। कौन बोला? मानव। मानव बोलो, बताओ मुझे। आपने एकदम बढ़िया बोला। मुझे बताओ कौन कौन से 3 फोर्सेस लगेंगे? हाँ, राइट नाउ वी शुड नॉट थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए को भूल जाओ। जब आप ऑब्जेक्ट बी की बात कर रहे हो तो यू हैव टू फॉरगेट ऑल द थिंग्स। यू हैव टू कंसीडर ओनली एंड ओनली द ऑब्जेक्ट बी ओनली। तो अब ऑब्जेक्ट बी को आपको देखना है, बाकी सब भूल जाना है। अब मानव ने बोला कि 3 फोर्स लग रहे हैं, तो मुझे बताओ कौन कौन से 3 फोर्स? ग्रेविटेशनल, नॉर्मल। हाँ, ग्रेविटेशनल, नॉर्मल। देखो, ग्रेविटेशनल एंड नॉर्मल तो बैलेंस हो रहा है, तो वो हम सोचते ही नहीं है, उसको निकाल। वो तो मतलब वो ग्रेविटेशनल एंड नॉर्मल वाई डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टेंशनल लगेगा। एग्जैक्टली। ये जो स्ट्रिंग है ना, ये ऑब्जेक्ट बी को राइट साइड की तरफ खींचने का ट्राई करेगा।
ये जो स्ट्रिंग है वो ऑब्जेक्ट बी को राइट साइड ले जाने का ट्राई करेगा। वैसे नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कैंसल्ड है। तो एक ही फोर्स अब हमारे पिक्चर में है ऐसा हम सोच सकते हैं, एंड दैट फोर्स विल बी अ टेंशनल फोर्स। तो फिर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट बी के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि नॉर्मल एंड डैश इज इक्वल्स टू m2g और एक टेंशनल फोर्स राइट साइड, और पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो तो राइट साइड ही जा रहा है। तो कोई मुझे बताएगा रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू बट रिजल्टेंट फोर्स मुझे क्या लिखना चाहिए, कोई बताएगा? चलो कोई बताएगा मुझे। T is equals to ma। एग्जैक्टली देखो दो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, एक तो वाई डायरेक्शन में है ना, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो ये एक वाई डायरेक्शन के लिए ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला बनेगा, एंड एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स टी ही है, एंड रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मा, सो m2a। तो ये हमारे लिए काम का, ये कोई काम का नहीं है, ये काम का है। m2 मतलब 20 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था। तो अब हम इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 600 माइनस टेंशन के बदले क्या होगा 20 इंटू ए इज इक्वल्स टू 10a। तो हमारे लिए 600 इज इक्वल्स टू 30a। तो ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन मुझे मिल गया, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है वो 20 मिलेगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे एक्सेलरेशन नहीं फाइंड करना है, मुझे तो ये दोनों के जो दोनों स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के बीच में मुझे टेंशन फाइंड करना है। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में ऑलरेडी प्रूव किया है कि टेंशन तो 20a है, तो 20 इंटू ए मतलब 20 इंटू 20, तो ये जो टेंशनल फोर्स प्रोड्यूस होगा इन दिस केस विल बी इक्वल्स टू 400 न्यूटन। तो क्या फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट ए के ऊपर 600 न्यूटन फोर्स लगाया था, केस नंबर 1 हमने अभी तो हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया। तो केस नंबर 1 में मुझे पता चला कि ये जो स्ट्रिंग है वहां पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 400 न्यूटन है, बट दिस इज फॉर द केस नंबर 1। अभी वही क्वेश्चन वापस से करेंगे, अब केस नंबर 2 लेते हैं, और अब मैं क्या करूंगा, मैं है ना, अब मैं स्ट्रिंग नंबर ऑब्जेक्ट ए के बदले ऑब्जेक्ट बी के ऊपर, अब मैं ऑब्जेक्ट ए के ऊपर नहीं बट ऑब्जेक्ट बी के ऊपर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा और देखते हैं क्या होता है। तो ये केस नंबर 1 समझ में आया सबको फ्रेंड्स? सर एक डाउट है। Yes. बोलो। सर इसमें वो t is equals to 20 है, तो फिर उसमें a को सब्जेक्ट तो इक्वेशन बना के फिर उसमें रख दे तो चलेगा? हाँ चलेगा। देखो मेरी बात सुनो, आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से है? एक टेंशन एंड एक एक्सेलरेशन, 2 वेरिएबल है। आप कोई भी हिसाब से 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे मेथड है आपके पास, एलिमिनेशन मेथड है, क्रैमर मेथड है, तो आप कर सकते हो, आपको जो आपकी मर्जी। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल यू कैन सॉल्व बाय एनी हाउ, आपकी मर्जी। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब आपको पता चला कि नहीं चला वो अभी मुझे पता चल जाएगा कि मेथड नंबर केस नंबर 2 लेते हैं तो समझ में आ जाएगा मुझे कि आप ये क्वेश्चन समझे या ना समझे, अभी पता चल जाएगा। चलो अब केस नंबर 2 ले लेते हैं। अब मैं वो जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा भैया? 600 न्यूटन वाला B. लेफ्ट साइड बी के ऊपर अप्लाई करूंगा। अब सोचते हैं कि क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये 600 न्यूटन यहाँ पे अप्लाई किया। अब सोच के बताओ, देखो बी का जो वाई डायरेक्शन का तो जो है ना वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, वाई डायरेक्शन को हमको सोचना ही नहीं। अच्छा पहली बात तो कि यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है वो राइट साइड घूमेगा या लेफ्ट हैंड साइड मोशन में आएगा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। एक चीज कंफर्म्ड है कि ये पूरा सिस्टम जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में आएगा, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। चलो ये यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस अब सर। मुझे सोच के बताओ कि ऑब्जेक्ट बी के बारे में अगर हम सोचते हैं
तो उसके ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे? 4. 4। 4. कौन कौन से 4? ग्रेविटेशन, नॉर्मल, टेंशनल और जो अप्लाई किया 600 वो. वेरी गुड। कौन बोला? भाविक. ये भाविक एकदम परफेक्ट बोल रहा है। तो एक जो हमने अप्लाई किया वो, एक जो अर्थ के द्वारा सरफेस के द्वारा ऊपर की तरफ है वो नॉर्मल फोर्स, एक उसका खुद का वेट। देखो फ्रेंड्स, हमको अपना वेट तो ऑलवेज बेयर करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि उसका वेट नहीं होता है, बिकॉज मास तो होता ही होता है। तो मास होता है तो वेट भी होता है। सही माँ? सही माँ? Yes, sir. यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No, sir. ओके, सो देखो फ्रेंड्स, खुद का वेट तो बेयर करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कम खाओ गम खाओ, कम खाओ गम खाओ। तो 600 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड, नॉर्मल फोर्स ऊपर की दाएं साइड, वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड जो टेंशनल फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इन द राइट साइड। बट मुझे सोच के देखो, ये नॉर्मल एंड वेट तो है ना, वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, उसके द्वारा कुछ भी नहीं होने वाला है। बट ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन तो उसमें, वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्विलिब्रियम है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो मुझे बताओ कि मुझे क्या लिखना चाहिए? 600 minus t is equals to ma. वेरी गुड। 600 माइनस टी। देखो, जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 600 माइनस टी करना पड़ेगा। टी माइनस 600 नहीं चलेगा भैया। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो फोर्स ज्यादा है, तो 600 will be larger than the t, so I should write at 600 minus t, and that will be equals to ma m2a। और दूसरा इक्वेशन लिखना है तो लिख सकते हो आप वैसे, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी लिख सकते हो बट इसकी कोई काम नहीं है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलो अब ऑब्जेक्ट नंबर ए के बारे में सोचो। तो ऑब्जेक्ट बी को भूल जाओ। जब व्हेन यू आर डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट ए, सो फॉरगेट ऑल द थिंग्स, फॉरगेट ऑल द थिंग्स। चलो अब ये ऑब्जेक्ट ए के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा मुझे बताओ सोच के। एक ही टेंशन ही 3. लगेगा और वो दोनों तो उसके कैंसिल कर देंगे। नॉर्मल एंड वेट उसका बैलेंस हो जाएगा। नॉर्मल एंड वेट को अगर कंसीडर ना करें तो एक टेंशन ही रहेगा, और वो टेंशन कौन से डायरेक्शन में होगा? Left. Left. तो मुझे क्या लिखना चाहिए भैया? t T इज इक्वल्स टू m1a। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स टेंशन ही है, तो T इज इक्वल्स टू मा। चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes sir. yes sir. अब आपके पास 2 इक्वेशन है, आपको जो करना वो कर सकते हो। तो मैं है ना दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो 600 माइनस टी प्लस टी कैंसल, 600 माइनस टी प्लस टी कैंसल, एंड राइट साइड क्या हो जाएगा भैया? m1 प्लस m2 इंटू ए। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो 600 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब m1 प्लस m2 मतलब 20 प्लस 10 प्लस 20। तो ये वापस से इसमें भी एक्सेलरेशन तो जो आपका है ना वो तो वही आएगा जो केस 1 में आ रहा है, बट हमारा टारगेट एक्सेलरेशन नहीं है, हमारा टारगेट टेंशनल फोर्स फाइंड करना है ये केस में। तो ये केस में जो टेंशनल फोर्स आएगा वो m1 इंटू ए, m1 जो है ना वो 10 है, 10 इंटू 20, तो यहाँ पे आंसर आएगा 200 न्यूटन। इन द प्रीवियस केस इट वाज अ 400 न्यूटन, इन दिस केस इट इज अ 200 न्यूटन। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? Yes. सर पर ये कम कैसे हुआ, मतलब उसका रीजन क्या है? अच्छा, उसका रीजन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, अब क्वेश्चन इज दैट कि भाई रीजन क्या है, ये कम क्यों हो गया, तो थोड़ा प्रैक्टिकल, इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। चलो मेरी बात सुनो, ये जो सिस्टम है मैंने 600 न्यूटन, आप ये फिगर देख सकते हो, देखो तो क्या यस सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। और मैंने यहाँ पे 600 न्यूटन से उसको ब्लॉक बी को मैंने फोर्स लगाया। तो अब ये जो स्ट्रिंग है उसको क्या करना है अभी? मुझे ये बताओ कि स्ट्रिंग को करना क्या पड़ेगा अभी? किसको मतलब किसको पकड़ के बी ए को खींच के रखना पड़ेगा। स्ट्रिंग को ए को खींचना पड़ेगा या बी को खींचना पड़ेगा? अभी ए को खींचना पड़ेगा। हाँ, वो उसको ए को खींचना पड़ेगा। ओके, अब जो फर्स्ट केस उसमें स्ट्रिंग को किसको खींचना पड़ेगा? फर्स्ट केस में बी को।
बी को। तो सोचो कि बी को खींचने के लिए उसको ज्यादा टेंशन अप्लाई करना पड़ेगा या ए को खींचने के लिए ज्यादा टेंशन अप्लाई करना पड़ेगा? बी को। That is why in the first case the answer is a 400 Newton and in this case it is only 200 Newton. अभी पता चला आपको क्यों कम हुआ? यस सर। तो प्रैक्टिकली ये क्यों कम हो गया वो पता चला आपको? यस सर। तो क्वेश्चन उसने ऐसा पूछा था कि सर ये कम क्यों हो गया सेकंड क्वेश्चन में, तो मैंने बताया कि ये सिस्टम को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कम हो रहा है। मास के ऊपर डिपेंड है ना। हाँ, सीधी सी बात है। देखो स्ट्रिंग को अगर हैवी वेट खींचना है, अगर स्ट्रिंग को हैवी मास को खींचने की जरूरत है तो उसमें टेंशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर स्ट्रिंग को लाइटर मास को खींचना है तो ऑब्वियसली उसको टेंशन कम प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है ना, वो तो कॉमन सेंस की बात है। इज इट क्लियर? यस सर। तो देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसमें है ना, फर्स्ट केस में हमने पहले बी के ऊपर फोर्स, केस नंबर 1 में बी के ऊपर टेंशन प्रोवाइड किया, फोर्स प्रोवाइड किया है, तो पहला जो आंसर है वो 200 आएगा। एंड केस नंबर 2 में ए के ऊपर प्रोवाइड किया, उल्टा केस 1 2 उल्टा किया है, बट वो तो चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। इज दैट क्लियर? मेंशन किया है ना, Yes, हो गया मेंशन तो किया है Yes. ना कि भाई पहले बी पे अप्लाई किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया हुआ है, तो मेंशन तो किया है ना, बस तो खत्म बात। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। चलो तो ये 15 क्वेश्चन देखो, एक में 400 आंसर आ रहा है, दूसरे में 200 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपल सी चीज है, आपको 2 इक्वेशन बनाने होते हैं। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड। देखो यहाँ पे एक और अलग मेथड से दिया है, यहाँ पे रेशियो लेके फाइंड किया है। यहाँ पे रेशियो लेंगे ना तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन का एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर आप रेशियो लोगे तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कर सकते हो जो भी आपका मर्जी। ओके, इज इट? Yes. नक्शी सर, Yes, sir. क्या ये टॉपिक समझ में आ रहा है पूरा आपको? Yes, sir. ओके, तो ये क्वेश्चन है ना, नक्शी हमको सॉल्व कराएगी। तो देखते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको सॉल्व कराना है। ओके Okay, sir. ओके, अब देखो क्वेश्चन ऐसा है कि 2 masses 8 kg and 12 kg are connected at the two end of the light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration and the tension. ये 2 चीज आपको फाइंड करना है। एक पुली है और पुली के साथ स्ट्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है, और दोनों साइड, एक साइड 8 kg का ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया हुआ है, दूसरे साइड 12 kg को सस्पेंड किया हुआ है। तो आपको 2 चीज फाइंड करना है, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और दूसरा आपको ये फाइंड करना है कि ये टेंशन स्ट्रिंग में कितना होगा। चलो, ऐसा सिस्टम है। मैं ना M1 जो है ना मेरे लिए वो 8 kg है। मैं M1 8 kg, M1 मेरे लिए 8 kg है एंड M2 मेरे लिए 12 kg है। तो मुझे ये पहले बताओ कि अगर हम इस हिसाब से सिस्टम को अरेंज करके उसको छोड़ देंगे तो कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा? M2 नीचे आएगा, M1 ऊपर जाएगा। M2 नीचे देखो थोड़ी जाएगा। कॉमन सेंस भी आपको अप्लाई करनी है, थोड़ा कॉमन सेंस भी आपको सोचना है। तो सीधी सी बात है, जो हैवियर है वो नीचे जाएगा, जो लाइटर है वो ऊपर आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, मतलब ये जितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, बोलो डन सर। पूछना है किसी को? यस सर। जितने एक्सेलरेशन से ये लाइटर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये हैवियर ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, बिकॉज दोनों अटैच्ड है। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन तो सिमिलर ही होता है। अब नक्शी, अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट
जो 1 है m1 है उसके ऊपर कितने फोर्सेस है, कितने फोर्सेस एक्टिंग, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट 1? 3. अच्छा, कौन कौन से 3? Frictional force. देखो पहली बात कि फ्रिक्शनल फोर्स तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? ये ऑब्जेक्ट हैंगिंग, क्वेश्चन में लिखा है हाँ फ्रिक्शनलेस। क्वेश्चन में लिखा है हाँ। फ्रिक्शनल लेस। वो पुली फ्रिक्शनल लेस है, पुली तो फ्रिक्शन लेस है ही। और दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट हैंगिंग है, इट इज नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसा नहीं है कि कोई अर्थ के सरफेस पे है। और पुली भी फ्रिक्शनल लेस है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन को लाना ही नहीं है। चलो चलो, फ्रिक्शनल कैंसल। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसका सर weight. देखो वेट तो पहली, देखो ऑलवेज एक चीज, आप कुछ भी अगर ना कर पाओ तो ये तो कर ही दो कि वेट तो लगेगा, वेट तो लगेगा ही लगेगा। ये ऑब्जेक्ट 1 का मैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वेट तो नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा। चलो माजी तो लगेगा ही लगेगा। देखो फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जिसके पास वेट नहीं है। खुद का वेट तो जीवन में उठाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कम खाओ गम खाओ। चलो माजी नीचे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, Normal. नॉर्मल अरे नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा भैया। नॉर्मल फोर्स कौन, टेंशन फोर्स। हाँ नॉर्मल फोर्स कौन प्रोड्यूस कर सकता है? अर्थ का सरफेस, नीचे कोई सरफेस हो तो वो नॉर्मल फोर्स क्रिएट करेगा ना। यहाँ पे तो हैंगिंग है, तो नॉर्मल फोर्स तो नहीं आएगा। बट तो भी ऑब्जेक्ट को कौन ऊपर ले जा रहा है? तो कौन ले जा रहा है? टेंशनल फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग। देखो जब स्ट्रिंग होती है ना तो टेंशन होता ही है। और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो अब मुझे सोच के बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे। देखो पहली बात कि ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट नहीं है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मा करना। देखो दो ही चीज हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर है तो रिजल्टेंट फोर्स या कंपेयर करो या फिर जीरो करो। अगर इक्विलिब्रियम है तो कंपेयर करो दोनों फोर्सेस को या जीरो करो रिजल्टेंट। और अगर नहीं है तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मा करो। तो अब मेरा क्वेश्चन आपको, नक्शी को ऐसा है कि अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं? T minus ओके, mg m1g is equals to m1a. M1A। चलो ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? एकदम बढ़िया, परफेक्ट है क्या? सर जब भी हैंगिंग ऑब्जेक्ट हो तो वो फ्रिक्शन नहीं लेने का ना। कौन बोल रहा क्या? देखो आप खुद सोचो ना कि हैंगिंग ऑब्जेक्ट में, देखो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस, वो सब एयर का रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऐसा सोचना है आपको। सिस्टम को आइडियल सोचना है। तो होता, आप खुद सोचो कि फ्रिक्शन होगा या वहां पे अगर हैंगिंग ऑब्जेक्ट है तो वहां पे फ्रिक्शन होगा। आप सोचो, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो होगा कोई फ्रिक्शन? नो सर। तो नहीं होगा तो क्यों ले हम भाई? होगा ही नहीं तो ले नहीं सकते ना। तो फिर क्वेश्चन में भी फ्रिक्शनलेस पुली लिखा है। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। सपोज कि यहाँ पे अगर एयर होती, यहाँ पे सब जगह पे एयर होती तो क्या होता? तो ये एयर का भी फ्रिक्शन हो सकता था ना। इज इट क्लियर टू यू? पुली भले ही फ्रिक्शनलेस है, बट अगर ये सिस्टम में एयर होती तो एयर का भी फ्रिक्शन होता ना। बट वो हमको अज्यूम नहीं करना होता है। इज इट क्लियर? होता सर तो भी नेग्लिजिबल ही होता ना। हाँ, अगर होता एयर का, पर्टिकुलरली अगर एयर की बात करते हैं तो एयर का फ्रिक्शन भी निग्लिजिबल ही होता है। सही बात है आपका। एयर का अगर होता तो भी वो निग्लिजिबल ही होता है। सही बात है सर और एक बार अभी हम उसको मैंने बोला ना, आइडियलिस्टिक सिचुएशन में ही हम सॉल्व करेंगे इसको, तो है ही नहीं ऐसा सोच के चलेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ऑब्जेक्ट 2, चलो भाविक आप बोलो। भाविक यस सर। बोलो, ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? 2 फोर्स। कौन से 2? वो उसका खुद का वेट और टेंशनल फोर्स। खुद का वेट तो उठाना ही पड़ेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कम खाओ। गम खाओ। और दूसरा कौन सा होगा? टेंशनल फोर्स, जो स्ट्रिंग उसके ऊपर। हाँ देखो यहाँ पे मैं T1 एंड T2 नहीं लिखूंगा, बिकॉज एक ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम ही होता है। ये पूरा जो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रिंग से के साथ टाइड किया, एक बोथ द ऑब्जेक्ट आर टायर्ड विद द सेम स्ट्रिंग। तो सेम स्ट्रिंग से टायर्ड है, तो उसका मतलब कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन वही का वही होगा। सो T1 एंड T2 लिखने की जरूरत नहीं है। टेंशनल फोर्स विल बी द सेम एज द स्ट्रिंग इज द सेम। अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स, ये सॉरी नीचे, ये जो M2 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे जा रहा है।
वो नीचे जा रहा है भैया। तो अब भाविक मैं क्या लिखूं, मुझे ये बताओ। T minus M2G is equals to M2 minus A. अच्छा, ऐसा क्यों लिखा रहे हो, सीधा लिखाओ ना उसके बदले। ऐसा क्यों लिखा रहे हो, इसके बदले सीधा लिखाओ ना। आप बोले वो करेक्ट है, बट थोड़ा कंफ्यूज्ड बोले आप। सिंपल सी बात ऐसी है कि नीचे जा रहा है, तो कौन सा वाला ज्यादा होगा? M2G. M2G हाँ बराबर M2G हाँ, minus T is equals to M2 minus A. नहीं माइनस नहीं, फिर वही सिर्फ आपने जो पहले बोला वही वही हुआ ये इक्वेशन, बट ये सर वो पता चल गया। सिंपल रहेगा। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ये ज्यादा सिंपल रहेगा। आपने जो पहले बोला वो भी बराबर था, बट ये ज्यादा सिंपल रहेगा। इज इट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? Yes, sir. चलो अब एक काम करते हैं, ये सबको पता चला, इक्वेशन 1 एंड 2 सबको पता चला फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सम करेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 का एडिशन करेंगे तो t माइनस m1g प्लस m2g माइनस t, तो टी कैंसल, तो क्या हो जाएगा? देखो t माइनस m1g प्लस m2g माइनस t, तो m2g माइनस m1g इज इक्वल टू, अब राइट साइड क्या आ जाएगा? M1A plus M1 plus M2. सो फ्रेंड्स, हमको एक अच्छा शॉर्टकट मिला यहाँ पे। whenever this kind of question is given to you, पुली का जो अगर क्वेश्चन देते हैं आपको, तो आपको ये शॉर्टकट अप्लाई करना है डायरेक्टली। ये शॉर्टकट आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। m2 माइनस m1 इंटू अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पे कभी कभी आपको याद रखने के लिए ऐसा भी याद रख सकते हो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब न्यूमरेटर में क्या करना है आपको, जिसका मास ज्यादा है ना उसमें से जिसका कम है उसको सब्ट्रैक्शन करना है, दैट शीट। तो आप चाहे m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 जी याद रखो, या m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी याद रखो। आपको न्यूमरेटर में करना क्या है कि लार्जर मास में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा? m2 कितना है भैया? 12 है, तो 12 माइनस 8 मतलब 4, 12 माइनस 8 मतलब 4, और ऊपर 12 प्लस 8 मतलब 20 इंटू जी का वैल्यू हम क्या करेंगे, 9.8 लेंगे क्या कि 10 ले ले? चलो 10 ले लेते हैं, ले लेते तो हैं। हमारे लिए ज्यादा सिंपल रहेगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या मिलेगा भैया? 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन मिल गया। अब मुझे और क्या फाइंड करना है भैया? अरे क्या फाइंड करना है, बोल भी दो। टेंशन एंड टेंशन भी फाइंड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ना, वो है ना, मैं कोई एक इक्वेशन में प्लेस कर देता हूँ। कोई एक इक्वेशन में टेंशन का फॉर्मूला। अच्छा एक काम करते हैं, या तो मैं फिर ऐसा कर सकता हूँ कि ये एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है ना वो कोई एक इक्वेशन में प्लेस कर सकता हूँ, और मैं एक और चीज कर सकता हूँ। मैं ना इक्वेशन 1 को है ना मैं m2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। चलो इक्वेशन 1 को मैं m2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको m2 से मल्टीप्लाई करो तो भैया, तो m2t माइनस m1 m2g इज इक्वल्स टू m। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं भैया? Yes, sir. Yes, sir. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes. अच्छा मुझे टेंशन फाइंड करना है, तो ये करने की क्या जरूरत है? ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी मत करो। A में ही रख देते हैं सर, A हाँ, में वैल्यू रख। हाँ इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दो। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 अपॉन m2 हो जाएगा। देखो a का एलिमिनेशन हो गया ऑटोमेटिकली। Yes, sir. तो अब ये हो जाएगा m2 इंटू टी माइनस m1 m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 m2 इंटू जी माइनस m2t m1t। सॉरी, मैंने सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को और कुछ नहीं।
m2 मैं ऊपर ले गया और ये m2g माइनस टी को मैं राइट साइड ले गया। चलो क्या ये पता चला आपको फ्रेंड्स? यस सर। सर एक ही वैल्यू रख दे तो भी आंसर सेम ही आएगा। हाँ, बट मुझे क्या है कि एक शॉर्टकट निकालना है, मुझे एक शॉर्टकट निकालना है। आपकी बात एकदम परफेक्ट है। क्या कोई एक इक्वेशन में एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा? ये करने की क्या जरूरत है? बट करने की ये जरूरत है कि मुझे है ना एक शॉर्टकट निकालना है। तो अब क्या हो जाएगा? सर हाँ बोलो। सर ऐसा भी मतलब m ब्रैकेट g प्लस a ऐसा कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो आप? t इक्वल्स टू m1 ब्रैकेट g प्लस a। हाँ, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर आपको m1 एंड m2 ही दिया हुआ है, तो you need to have the shortcut in the form of in the form of only m1 and m2. so उसमें a नहीं आना चाहिए। तो अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब इसको m1 को इस लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, m1t प्लस m2t इज इक्वल टू राइट साइड हो जाएगा 2m1 m2 इंटू जी हो जाएगा। तो खत्म बात। टी को सब जगह इक्वेशन बना दो तो आपका शॉर्टकट रेडी हो गया। 2m1 m2 अपॉन m1 plus m2 into g. So this is the another shortcut. This is the another shortcut you need to remember. So whenever this kind of pulley system is given, तो आपको अगर टेंशनल फोर्स निकालना है तो डायरेक्टली आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। अब ये JEE नीट गुजसेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर आप डायरेक्टली ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है आपको? तो भैया m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g, where m1 is a larger mass. m1 minus m2 upon m1 plus m2 upon m1 plus m2 into g. That is a shortcut for the acceleration. And tension के लिए क्या? 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g. तो 2m1 m1 कितना है भैया? तो m1 8 m2 12 upon m1 plus m2 20 into 10. तो ये हमारा जो आंसर आएगा 10 to the 20, 20, 20, 96. 12 8 the 96 Newton. So this will be the shortcut. This is the answer. तो चलो फ्रेंड्स, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes. अच्छा क्वेश्चन है ना? समझ में आ रहा है अभी कोई? अभी आपको कैसे इक्वेशन कैसे निकालने होते हैं वो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आपको? यस Yes, sir. तो देखो क्या ये दोनों शॉर्टकट यहाँ पे डिराइव किए हुए हैं। ये देखो ये रहा एक्सेलरेशन का m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, एंड उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया ना, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आप कोई भी हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एलिमिनेशन कर सकते हो। मैंने रेशियो निकाल के फाइंड किया था तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। ये दूसरा वाला जो शॉर्टकट निकालने की जो मेथड है ना, वो अगर रेशियो ले लोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बदले रेशियो ले लोगे दोनों इक्वेशन का, तो ये ज्यादा इजी रहेगा, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया? सर हमको तो शॉर्टकट ये डिराइव करने की जरूरत नहीं ना, हम तो सीधा ए में रखते हैं। ना JEE नीट के लिए चलेगा ना भैया, बोर्ड के एग्जाम में थोड़ी ना चलेगा ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स से 3 मार्क्स से पूछा है तो आपको पूरा करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा डायरेक्टली शॉर्टकट लेके आंसर डालो, आंसर शॉर्टकट नहीं सर, शॉर्टकट नहीं, वो इक्वेशन में एक ही वैल्यू रख देंगे तो फिर हमको तो आंसर मिल जाएगा। हाँ वो भी कर सकते हमको हो। हाँ, आपको शॉर्टकट लाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर आपने एक्सेलरेशन एक बार फाइंड कर दिया तो कोई एक इक्वेशन के अंदर आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू प्लेस करके टेंशन फाइंड कर सकते हो। सही बात है आपको ये इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कोई एक इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ओके यस सर। बट अभी आपको ये चीज समझ में आया कि फॉर्मूला कैसे फॉर्म करना होता है? यस सर। यस सर। वो चीज अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लगते हैं और फिर उसको कैसे आपको ऐड करना है और इज इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू आपको MA लिखना है। वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। वो समझ में आएगी पूरा चीज? इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, 18 and 20 सॉरी 17, 18 and 19 ये जो 3 क्वेश्चन है ना, 17, 18 and 19, these 3 questions are based on the conservation of the momentum. ये conservation of momentum के रिगार्डिंग है।
तीनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फटाफट हो जाएंगे, तो देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17, अ न्यूक्लियस इज द एट द रेस्ट। चलो एट द रेस्ट है सिस्टम, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0. 0. 0 हो जाएगा, वेरी गुड। तो सिस्टम का इनिशियल जो मोमेंटम है वो 0 होगा। न्यूक्लियस इज एट द रेस्ट in the laboratory frame of reference show that if it disintegrate in the two smaller nuclei, the products must have opposite direction. तो मुझे ऐसा प्रूव करना है कि अगर वो न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, अगर वो मतलब न्यूक्लियस का मतलब एक्सप्लोजन होता है, तो उसमें दो फ्रैगमेंट जो प्रोड्यूस हो गए वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसा मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है। उसके जो दो फ्रैगमेंट है और दोनों फ्रैगमेंट का मोशन एक दूसरे के अपोजिट में होगा, ऐसा मुझे मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, सो वेरी सिंपल। चलो इनिशियल मोमेंटम इज 0। चलो ये चीज बराबर है? यस सर। सपोज masses of both fragments, both product, यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड यूज किया हुआ है तो मैं प्रोडक्ट बोल देता हूँ। प्रोडक्ट्स आर M1 and M2 their velocity are vector v1 and vector v2 respectively. So now देखो ये न्यूक्लियस का जो डिफ्रैगमेंटेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, उसमें मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होगा, तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का ऑटोमेटिकली उसका एक्सप्लोजन होता है। मैंने उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो इफ वी हैड नॉट प्रोवाइडेड एनी एक्सटर्नल फोर्स देन अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, according to conservation of linear momentum, तो हम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम तो सिस्टम का 0 है, बट फाइनल मोमेंटम मुझे क्या लिखना चाहिए? अब फाइनल आफ्टर बीइंग एक्सप्लोजन देयर आर, इट इज डिवाइडेड इनटू टू फ्रैगमेंट्स, तो टू फ्रैगमेंट है तो रिजल्टेंट मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. इज इट ओके? तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि m1 वेक्टर v1 इज इक्वल टू माइनस m2 वेक्टर v2। तो आई कैन से दैट वेक्टर v1 इज इक्वल टू माइनस m2 बाई m1 इंटू v1। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन आपको ऐसा शो कर रहा है कि v1 एंड v2 के बीच में नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 नेगेटिव साइन है, तो उसका मतलब क्या हुआ? Opposite direction. दोनों अपोज। देखो सपोज के v2 का वैल्यू सपोज के i कैप है 6 i, अज्यूम करो कि v2 का वैल्यू 6 i कैप है, तो यहाँ पे अगर आप 6 i कैप लिखोगे तो v1 का क्या आएगा? माइनस समथिंग i कैप आएगा ना। माइनस सपोज के i कैप है तो v1 का डायरेक्शन माइनस i कैप आ जाएगा। यस और सारा मैं क्या बोल रहा हूँ? सीधी सी बात है, बीच में नेगेटिव आया कि नहीं? तो इसका मतलब Yes. क्या हुआ कि बीच में नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। Opposite. तो प्रूव करना है। तो लिखना, यहाँ तक पहुंचने के बाद लिख देना कि दिस इक्वेशन सेज दैट, दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट द मोशन ऑफ बोथ द फ्रैगमेंट्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट। सो दैट इज वी वांट टू प्रूव। चलो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। Yes. ओके। Yes, sir. तो फ्रेंड्स अभी जो दो क्वेश्चन है ना वो इसी ट्रैक पे है, तो अगर वो मैं ना कराऊँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं देखो 20 वाला देख रहे थे पहले, 20 वाला।
a shell of a mass 0.020 kg is fired with a gun of 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, what should be the recoil speed of the gun? देखो पहले है ना गन के अंदर जो शेल था वो स्टेशनरी था, मतलब पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बिफोर फायरिंग? 0 0 0 और वही चीज 0 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। आफ्टर दैट क्या होता है कि जैसे आप गन को बुलेट को फायर करते हैं तो अब सिस्टम के अंदर बुलेट आगे जाएगा, राइफल पीछे आएगा। सिस्टम के अंदर दो चीज है, एक बुलेट है मतलब शेल है और एक राइफल है। तो m1v1 इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट मतलब शेल एंड m2v2 इज द मोमेंटम ऑफ द राइफल रिकॉइल। तो 0 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ पे आपको राइफल का स्पीड फाइंड करना है, रिकॉइल स्पीड। तो v2 का सब्जेक्ट इक्वेशन बनाओ जो हमने अभी किया था, जो हमने अभी वही तो किया था। तो m1v1 अपॉन m2, m1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.020, v1 का दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड, m2 आपको राइफल का मास दिया हुआ है 100 और v2 आपको राइफल का वेलोसिटी फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो कि राइफल का वेलोसिटी नेगेटिव मिला, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बुलेट आगे गया बट राइफल पीछे। पीछे है। उसको रिकॉइल, आपको याद हो तो उसको रिकॉइल बोलते हैं। लास्ट लेक्चर याद है आपको? yes सर Yes, yes sir. yes चलो तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया भैया? यस सर चलो 18th क्वेश्चन देखते हैं। उसमें इनिशियल मोमेंटम शायद 0 नहीं है, देख लेते हैं क्या है। two billiard balls each of the mass 0.05 kg moving in the opposite direction with the speed of 6 meter per second collides and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to the other? Okay, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे आपको पहली बात की क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स? मुझे ये बताओ कि फाइंड क्या करना है? इम्पल्स इम्पल्स ऑफ द फोर्स। और आपको ये पता है कि ये कोलिजन के केस में इम्पल्स कैसे फाइंड कर सकते हो आप? डेल्टा एफ डेल्टा हाँ बराबर है, इम्पल्स ऑफ द फोर्स एफ डेल्टा टी है, बट क्या आप ये कांटेक्ट टाइम फाइंड कर सकते हो क्या? नो सर डेल्टा पी तो कैसे मिलेगा? Changing कैसे momentum. मिलेगा? चलो क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. यस सर yes sir ओके, तो अब एक काम करते हैं। कोई एक बिलियर्ड बॉल को अज्यूम कर लेते हैं, कोई एक को अजम करते हैं, और ये बिलियर्ड बॉल 1 को ही हम अज्यूम करते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स कि हम बॉल 1 के बारे में ही सोचेंगे। तो इनिशियली क्या होगा कि बॉल जो 1 है ना, वो बॉल 1 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है बिफोर कोलिजन एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। बट आफ्टर कोलिजन क्या होगा भैया? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे आफ्टर बीइंग कोलाइड दोनों का जो डायरेक्शन है होगा मोशन का, वो क्या हो जाएगा भैया? ऑपोजिट अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि दोनों का जो मोशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। सो फिगर ए शोज द सिचुएशन बिफोर द कोलिजन, फिगर 1 shows the situation before the collision and figure 2 shows the situation after collision. Is that clear friends? yes sir यस सर Okay, we should consider only ball 1. चलो, considering only ball 1. So its initial momentum उसको मैं P इनिशियल बोलता हूँ। तो कहना इसे m1v1। चलो इसका मास क्या है बॉल 1 का? 0.05। उसका वेलोसिटी क्या है? 6 है। तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। चलो बॉल 1 का फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? कोई मुझे बताएगा सोच के? आफ्टर कोलिजन
दैट इज M1 और माइनस V। नेगेटिव। हाँ परफेक्ट, हाँ एकदम परफेक्ट सोच रहे हो भैया। तो P फाइनल के बारे में सोचते हैं तो इट विल बी M2 V1 डैश। अब M2 तो आएगा ही नहीं, M2 तो आएगा ही नहीं बिकॉज हम बॉल 1 की ही बात कर रहे हैं। तो M1 V1 डैश, M1 जो है वो 0.05 है, बट V1 डैश मुझे क्या लिखना चाहिए? माइनस माइनस 0. ये V1, ये V1 डैश। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। माइनस Yes, 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे फाइंड करना है इम्पल्स ऑफ द फोर्स। तो इम्पल्स मतलब इम्पल्स ऑफ द फोर्स, दैट इज अ चेंज इन मोमेंटम, दैट इज अ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज अ माइनस 0.3 माइनस 0.3। तो आंसर आ जाएगा माइनस 0.6 आंसर आएगा। बट वो माइनस तो ऐसा शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट दोनों डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर बॉल 1 का इम्पल्स माइनस 0.6 है तो बॉल 2 का इम्पल्स कितना आएगा? 0.6 प्लस प्लस 0.6 आएगा, प्लस 0.6 आएगा। बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के ऊपर एक दूसरे के द्वारा जो इम्पल्स लगेगा, दोनों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जो इम्पल्स लगेगा वो 0.6 का होगा। तो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes, sir. यस सर। यस सर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। yes, sir. चलो तो यहाँ पे या वही किया है, देखो पहले 0.03, फिर 0.0, नहीं ये 0.03 होगा क्या भैया? मेरे हिसाब से ये 0.3 होना चाहिए नहीं वो प्रिंट। फ्रेंड्स। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा आपके वहाँ पे करेक्शन है या नहीं? करेक्टेड है नहीं है? No, sir. करेक्टेड है नहीं है? करेक्टेड No. ये लिख दो, करेक्शन कर दो। ये 0.3 kg मीटर पर सेकंड आएगा, ये माइनस 0.3 kg मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ पे बराबर देखो, ये बराबर है। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा और आंसर आपका माइनस आएगा। P2 माइनस P1 करना है ना आपको, तो पहले माइनस उसके बाद प्लस, तो आंसर माइनस आएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो वो 0.6 ही रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो वो 0.6 ही रहेगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. थोड़ा करेक्शन कर देना नोट्स के अंदर, नोट्स के अंदर थोड़ा करेक्शन कर देना। ओके Okay, sir. यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में सोचते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग द स्पीड, मतलब उसी स्पीड से वो उसको 45 डिग्री पे बॉल को हिट करेगा। व्हाट इज द इम्पल्स? वंस अगेन वी वांट टू फाइंड द इम्पल्स। तो एक काम करते हैं, पहले बैट का लोकेशन देख लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि ये हमारा विराट कोहली है। अज्यूम कर लेते हैं कि ये है ना विराट कोहली है। अच्छा, और यहाँ पे उसके तरफ एक बॉल आ रहा है और उसने क्या किया? उसने 45 डिग्री पे हिट किया। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes. यस सर। ओके
ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. तो मुझे क्या करना है, मुझे इम्पल्स फाइंड करना है। और आपको पता है कि इम्पल्स ऑफ द फोर्स का मतलब क्या हुआ? Change in momentum into Change in या तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। सो मुझे क्या फाइंड करना है, डेल्टा पी फाइंड करना है, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। देखो तो जब बॉल आ रहा है वो हमारे लिए पी इनिशियल हुआ, और जब बॉल जाएगा वापस तो वो हमारे लिए पी फाइनल हुआ। अब एक चीज़ तो कंफर्म्ड है कि चाहे इनिशियल मोमेंटम हो या फाइनल मोमेंटम हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड वो तो m इंटू वी है। चलो कोई मुझे बताएगा इनिशियल मोमेंटम मुझे क्या लिखना चाहिए? देखो सॉल्यूशन ना, मोमेंटम मुझे लिखना क्या चाहिए? mv cos थीटा mv। नहीं, ये जो पूरा देखो मेरी बात सुनो, ये जो है ना, जो आ रहा है ना वो 100% एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, कंप्लीटली एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। minus MB I cap. हाँ, तो आपको पता है कि अगर कोई वेक्टर कंप्लीटली एक्स या वाई डायरेक्शन में है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो उसका एम वी है, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका? माइनस जे कैप, सॉरी माइनस क्या आएगा? I cap. i cap। आई कैप, बिकॉज कंप्लीटली नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. yes sir। तो अब ये m का वैल्यू जो है वो कितना है भैया? 0.15 kg है, और वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो 50 54 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि 5/18। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. yes sir। तो ये हो जाएगा 18 3 ज़ा 54, 54 मतलब 3 5 ज़ा 15, तो इंटू 3 आएगा, सॉरी 15 आएगा, वेलोसिटी 15, तो इंटू माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा 15 15 ज़ा 225, तो ये हो जाएगा 2.25 माइनस 2.25 माइनस 2.25 आई कैप kg मीटर पर सेकंड। चलो अब मुझे ये बताओ कि फाइनल मोमेंटम मुझे क्या लिखना चाहिए? है कोई माइका लाल या कोई माइक की लाली? आफ्टर बीइंग हिटेड, mv j cap। गंदी बात, गंदी 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 बात, MB I cap plus MB J cap. गंदी बात, गंदी 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 बात। Z cos थीटा वाली लगाएंगे सर, cos अब थीटा। यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है भैया, अगर एंगल बन रहा है तो आपको कंपोनेंट निकालना होता है ना। cos mv cos MV थीटा cos 45 i MV 45 degree J. 45 sin 45 guy। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. yes sir आई के गई? i देखो दो चीज होती है, या तो कोई वेक्टर कंप्लीटली एक्स या वाई डायरेक्शन में होता है, या तो फिर वो कुछ एंगल बना रहा है। अगर वो कुछ एंगल बना रहा है, अगर वो कुछ एंगल बना रहा है तो आपको क्या करना होता है, तो आपको कंपोनेंट निकाल। अब देखो कंपोनेंट कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव वो भी देख लेते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए ये उसका डायरेक्शन है, राइट? ये उसका डायरेक्शन है, तो मुझे सोच के बताओ कि उसके कंपोनेंट कैसे, ये उसका डायरेक्शन, तो ये उसका एक्स कंपोनेंट होगा, तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव। चलो, और ये उसका वाई कंपोनेंट होगा, तो वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. yes सर। वो हमने पर वो पहले बिलियर्ड बॉल वाला किया था, तो उसमें भी एंगल था, तो उसमें हमने उसमें पहले कहाँ पे वाला एंगल क्यों- था? उसमें एंगल का, बिलियर्ड बॉल में कहाँ पे एंगल था? वो नहीं सर, बहुत मतलब वो पिछले लेक्चर में किया था। कौन सा नहीं किया था ऐसा कोई? हाँ तो एंगल तो यही किया था ना, तो उसमें कंपोनेंट लेके ही किया था।
तो वहां पे साइन एंड कोसाइन अभी मैं दिखाता था, तो ये खत्म होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, उसमें कंपोनेंट लेके ही करवाया था मैंने, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको खत्म होने के तो बाद। उसमें तो इनिशियल फाइनल दोनों में कंपोनेंट लिया था ना। अरे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि दिखा रहा हूँ ना मैं। तो ये 2.20 MV का वैल्यू आ जाएगा 2.25, कोस 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 आई कैप प्लस 2.25 1/√2 जे कैप। ये 2.25 कहाँ से आया पता चला ना आपको? m इंटू ई का वैल्यू 2.25 आ रहा है। यस सर। ओके, तो ये 1/√2 का जो वैल्यू होता है, करो ना, ये 2.25 डिवाइड बाई 1.41 क्या आ रहा है देखो तो। 2.25 डिवाइड बाई 1.41 1.59574। तो 1.5957, तो अप्रोक्सीमेटली 1.6 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप, तो ये पी फाइनल हुआ। अब दैट इज इन द केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। तो डेल्टा पी अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो क्या करूंगा, ये फाइनल में से इनिशियल मतलब 1.6 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप माइनस माइनस प्लस 2.25 आई कैप, तो करो तो 1.6 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप माइनस माइनस प्लस 2.25 आई कैप। तो अब मुझे ये बताओ ना कि 1.6 प्लस 2.25 क्या होता है? 5.45 तो आज का आपका आंसर आ रहा है 5.45 आई कैप। कौन सा क्वेश्चन था ये, नंबर कौन सा है? 20। 20. 20। सर हाँ बोलो। सर इसमें एंगल 22.5 लेकर कर सकते हैं। 22.5 लेके करना है आपको, क्यों? हाँ तो हाँ मतलब मैंने फिगर बनाई है सर, आप देख लो ना हाँ, एक बार। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप 22.5 हो गए तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है आपको? प्रॉब्लम हाँ वो एंगल लेने में ही प्रॉब्लम है। हाँ, तो वहां पर पे सर थोड़ा उसके लिए टेबल है ना। मतलब तो आप जो सिंपल हो रहा है तो उसको डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो? चीज अगर सिंपल हो रही है तो व्हाई आर यू मेकिंग डिफिकल्ट? इज दैट क्लियर? सर मेरा डाउट सॉल्व हो गया सर, वो हाँ वाला हो गया। अगर वो सिंपल है तो उसको क्यों डिफिकल्ट कर रहे हो? ओके, तो ओके सर। हाँ ये 1.6 प्लस 2.25 क्या रहा है? 1.6 प्लस 2.25 3.85। क्या आएगा? 3.85। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 3.85 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप। अब आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब कैसे निकलेगा आपको? 3.85 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1.6 प्लस स्क्वायर। 1.6 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करके उसका रूट निकालना है। उसका स्क्वायर करो और उसका रूट निकालो। तो 4.245 4.2 समथिंग आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? yes Yes, सर। वो 22.5 भी कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा पता है आपको? उसमें ये होगा कि दोनों में आपको पी इनिशियल में भी कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, पी फाइनल में भी कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात, वहां पे 22.5 का वैल्यू आपको टेबल से निकालना पड़ेगा एंड सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। अदरवाइज यू विल गेट द सेम आंसर। आप एक काम करो, घर पे वो ही मेथड करके, आपने जो सोचा वो मेथड करके लाओ एंड देखो कि क्या वो सेम आंसर इसमें आ रहा है लास्ट में, वो आप देख के बताना मुझे। ओके सर। तो अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। तो आंसर शुड बी 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखो 4 पॉइंट समथिंग आ गया। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। इसमें ना लास्ट में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, मैंने पहले से सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया, उसमें लास्ट में सब, बाकी आंसर तो अदरवाइज सेम ही आ रहा है देखो। इज इट ओके? यस सर।
लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. ओके, अच्छा ये कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ. वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ भैया. तो क्या आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 24 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मतलब आपके मोबाइल के अंदर? Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि फिगर शोज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ of a body of a mass 0.04 kg. Suggest the suitable context for this motion. What is the time between the two consecutive impulses received by the body, and what is the magnitude of the impulse? देखो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे. एक तो इस टाइप का ग्राफ मिले, ऐसा कोई फिजिकल कंडीशन आप सोच के बताओ. इसी टाइप का ग्राफ मिले, ऐसा कोई कंडीशन सोच के बताओ. और नंबर 2, दो कोलिजन्स, दो कंसेक्यूटिव इंपल्स, मतलब दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स हो रहा है, उसके बीच का टाइम इंटरवल कितना है? दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल कितना है? एंड नंबर 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स, मतलब इंपल्स कितना मिलेगा, इंपल्स ऑफ फोर्स कितना मिलेगा? चलो पहले सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं. ऐसा कोई कंडीशन सोचो कि ये आपको ग्राफ मिले, तो थोड़ा सोचते हैं ग्राफ क्या. हाँ सर, वो बॉल फेंकते हैं ना तो रिबाउंस होके आता है. हाँ परफेक्ट. आप ऐसा सोचो कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ऐसा सोचो. और 2 वॉल है, यहाँ पे हमारे पास 2 वॉल है, और हम क्या कर रहे हैं कि एक बॉल ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ऐसा मान के चलेंगे. एंड जो वॉल के साथ कोलिजन है बॉल का, वो वॉल के साथ बॉल का जो कोलिजन है वो इलास्टिक है. इलास्टिक का मतलब जितने वेलोसिटी से कोलाइड होगा उतना ही वेलोसिटी से वापस आएगा. तो 2 वॉल के बीच में अगर कोई बॉल इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, तो पहले वो जितने वेलोसिटी से पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो उस इतने ही वेलोसिटी से वो नेगेटिव से वापस आएगा. देखो, तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ एग्जैक्टली आपको ऐसा मिल जाएगा. और अगर कोलिजन होता ही रहेगा, तो ये आपको ग्राफ मिलता जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. Yes, sir. देखो, Yes. 0 से स्टार्ट किया और 2 पे आया, तो ग्रेजुअली उसका वेलोसिटी पहले देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है. 0 से 2, और वापस से 2 से 0 पे वापस आता है. 2 से 0 पे वापस आ गया, वापस से गया, मतलब वापस जब आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब स्लोप नेगेटिव. गया वापस आया, गया वापस आया, गया वापस आया. ये समझ में आया आपको? इज इट क्लियर? यस सर. मुझे ये बताओ कि आप, तो पहला फिजिकल कंडीशन मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया. फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर दिस वी फाउंड. अब सेकंड, तो आफ्टर हाउ मच इंटरवल द कंसेक्यूटिव इंपल्स प्रोड्यूस, मतलब कोलिजन कितने टाइम के बाद होता है? एवरी, आफ्टर हाउ मच एवरी टाइम? 4 सेकंड. अरे 2 सेकंड. नहीं, देखो मेरी बात सुनो. आप देखो, पहले वो जा रहा था और यहाँ से मतलब 2 सेकंड के बाद वो वापस आ रहा है. एग्जैक्टली, मतलब एवरी, आफ्टर एवरी सेकंड, आफ्टर every 2 seconds the direction of velocity changes. After every 2 seconds the direction of velocity changes. इसका मतलब क्या हुआ? So collision occurs after every 2 seconds. चलो ये समझ में आ गया आपको? यस सर. तो ये आपको क्या मिल गया? ये आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया. अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है कि इंपल्स ऑफ फोर्स फाइंड करना है. तो इंपल्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि इंपल्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ? Change in momentum. मोमेंटम. तो इंपल्स मतलब डेल्टा पी. कैन आई से इट इज P2 minus P1?
M delta. यस सर। और P फाइनल माइनस P इनिशियल, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? P फाइनल Yes, sir. P फाइनल माइनस, अब P इज इक्वल टू एम वी, तो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि M कॉमन V फाइनल माइनस V इनिशियल? Yes, sir. यस सर। कोई एक जगह कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लो, चलो ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट। तो कंसीडरिंग टाइम t इक्वल्स टू 2, फॉर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, इसको कंसीडर करो। तो इनिशियल का मतलब 2 सेकेंड के पहले, तो 2 सेकेंड के पहले वेलोसिटी क्या था सोचो, तो 2 मीटर पर। हाँ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो 2 सेकेंड के पहले आप देख सकते हो कि 0 to 2 सेकेंड में जो चेंज इन पोजीशन है वो 2 माइनस 0 है, और उसमें टाइम इंटरवल भी 2 माइनस 0 है। तो बिफोर द 2 सेकेंड जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, तो वो 1 मीटर पर सेकेंड होगा। मैं ए स्लोप की इसकी बात कर रहा हूँ, देखो ये जो है ना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। तो आप देख सकते हो चेंज इन पोजीशन जो है ना वो 0 से 2 हो रहा है, एंड उसके लिए जो टाइम इंटरवल लग रहा है वो भी 0 to 2 है। एंड वी फाइनल के बारे में क्या, वी फाइनल का मतलब आफ्टर 2 सेकेंड, तो आफ्टर 2 सेकेंड वंस अगेन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बट अब चेंज इन पोजीशन क्या होगा, देखो पहले 2 था और बाद में 0 हो रहा है, तो 4 माइनस 2। 2 नहीं, मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, पोजीशन। तो पहले 2 था, पोजीशन 0 हो रहा है, और टाइम इंटरवल क्या आ जाएगा? 4 minus 2. 2 minus 4 नहीं आएगा सर? अरे टाइम इंटरवल नहीं सर, 2 माइनस 0 रहेगा। अरे फाइनल 2। देखो चेंज, मेरी बात सुनो, पहले मुझे ये बताओ कि पोजीशन ग्राफ के अंदर पोजीशन कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है कि एक्स एक्सिस पे है? ग्राफ में पोजीशन जो है वो वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे है, मुझे ये बताओ। बाय बाय। वाई। Bye. हाँ पोजीशन वाई एक्सिस पे, राइट। अब Yes. 2 सेकेंड के बाद वाला सोचो, 2 सेकेंड के बाद वाला जो है ना वो हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी है। तो 2 सेकेंड पे उसका पोजीशन 2 था, एंड 4 सेकेंड पे उसका पोजीशन 0 हो रहा है, देखो तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा? 0 माइनस 2। 0 माइनस 2, एंड टाइम इंटरवल कितना लगेगा? 4 सेकंड। 4 नहीं 4 माइनस 2। 2 seconds. तो अब देखो, अब पता चल गया मैंने जो लिखा है वो, Yes. यस Yes, सर। नाउ इट इज क्लियर टू यू? Yes, Yes, sir. sir. तो ये -1 मीटर पर सेकंड आएगा, वो माइनस आना ही चाहिए, क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो 2 सेकंड के पहले एक्सेंडिंग लाइन है, मतलब स्लोप पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। आप देख सकते हो कि पहले जो स्लोप है ना वो एक्सेंडिंग लाइन है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, और उसके बाद जो है ना वो नेगेटिव स्लोप होगा। तो बराबर है, पहले हमको पॉजिटिव वेलोसिटी मिला फिर नेगेटिव मिला, अब इसका वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको इम्पल्स मिल जाएगा। तो ये दोनों का इनिशियल एंड फाइनल का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दे तो मास कॉमन मास कितना दिया हुआ है, 0.04 है, फाइनल वेलोसिटी -1, इनिशियल 1, तो -1 -2 इंटू 0.04 -0.08 आएगा। तो इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज -0.08। अगर उसका मैग्नीट्यूड ओनली, इफ वी कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड ओनली, इट विल बी 0.0 0.08। kg मीटर पर सेकंड। क्या आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, देखो तो। इज इट ओके फ्रेंड्स? अच्छा एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे पोजीशन किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर। हाँ तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? मीटर पर मीटर। और मीटर पर सेकंड के बदले क्या आएगा ऑलवेज? सेंटीमीटर। Centimeter. सेंटीमीटर आ जाएगा ना, एंड सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, तो ये हो जाएगा मीटर को मीटर में कन्वर्ट करें ना तो 10⁻²। तो लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा? लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? मीटर में कन्वर्ट। ओके मैं करेक्शन करके ही देता हूँ, करेक्शन कर ही देते हैं। ओके
तो ये आ जाएगा आपका भैया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब हो जाएगा, मतलब ये होगा कि ये हो जाएगा 10 पावर -2 मीटर। 10⁻²। ओके, तो मतलब ये हो जाएगा कि 10⁻² मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे हो जाएगा -1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब -10⁻² मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 0.04 -1 बट इंटू 10⁻², तो -0.08 इंटू 10, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻4 लिख दूं, चलेगा? 2 बार -2 मतलब Yes, sir. मैग्नीट्यूड वाइज 8 इंटू 10⁻⁻4 kg मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर नाउ फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हमको यहाँ पे मिल गए हैं। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया भैया? Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा, यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा वर्ड लिखना पड़ेगा कि बॉल विच इज कोलाइडिंग बिटवीन द टू वॉल सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2 मीटर and with considering the frictional less surface, so this is the physical context for this kind of situation। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उसका आंसर, और थर्ड तो सॉल्व किया, सेकंड ने थर्ड तो सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें जो आपके पास जो नोट्स है ना, वहां पे फर्स्ट एंड सेकंड, धनपाल ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, आप थोड़ा सामने के साइड लिख देना। ओके सर, Yes, sir. आप बोलो। सर ये लास्ट 2 स्टेप समझाओ ना सर, वापस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू के कारण। उसमें जस्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। इनिशियल वेलोसिटी मैंने फाइंड किया, फाइनल वेलोसिटी फाइंड किया, और ये जो फॉर्मूला है ना, उसमें दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ये ओके सर। और कुछ भी नहीं, सिंप्लीफाई किया। और वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है वो तो आपको पता है ना, चेंज इन यस सर। टाइम। तो ये 2 सेकंड से पहले 2 सेकंड से पहले चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, और 2 सेकंड के बाद चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, तो वो आपको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा, तो मोमेंटम मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। बट यहाँ पे एक और चीज थी जो जिसमें मैंने मिस्टेक किया था, कि सेंटीमीटर पर सेकंड था, और यहाँ पे पोजीशन है ना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय -10⁻²। ओके, टू कन्वर्ट मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी का आंसर नहीं दिया हुआ है, तो वो मैंने आपको अलग से दिया हुआ है। मैं इसको स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, आप उसको सामने की साइड लिख देना। मानव, कुछ पूछना है? सर, वो हमारी एग्जाम है ना, तो उसमें 6 चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक और एक इलस्ट्रेशन बोला है। तो अच्छी बात है ना, वो कर लेना। तो फिर वो आता नहीं है तो कैसे करें सर? हाँ, मुझे बता दो कौन सा टॉपिक है, कौन सा इलस्ट्रेशन है, तो वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। एक ही टॉपिक है ना, तो करा देंगे, उसका एक लेक्चर ले लेंगे। कब एग्जाम है आपका? एग्जाम फिजिक्स का तो लास्ट है सर, वो डेट बताओ। शायद सेकंड या थर्ड डेट है। अच्छा, एक मिनट रुको, देख लेता हूँ सर। परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज का मैं सेशन यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप सब लोगों ने ये मेरा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर दिया होगा। अब सारी चीज़ जो होगी वो एप्लीकेशन के अंदर होगी। तो अभी मैं जो भी होमवर्क भेज रहा हूँ वो भी एप्लीकेशन के अंदर ही भेज रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन में ही देखना है।